मैं डॉक्टर प्रणवान झा, संस्कृत MA सहायक प्रोफेसर, चितनायन कामाख्या संस्कृत महाविद्यालय महरेर मधुबनी। तारीख 13 अक्टूबर 13/10/2020 ईस्वी। परीक्षार्थ छात्राओं, शास्त्री तृतीय खंड अनिवार्य प्रथम विषय संस्कृत वाङ्मय चल रहा है लगातार। आज का विषय है गीत काव्य। बहुत महत्वपूर्ण विषय गीत काव्य संस्कृत भारती का परम रमणीय अंग है। संस्कृत में गीत काव्य मुक्तक तथा प्रबंध दोनों प्रकार से उपलब्ध होता है। मुक्तक से अभिप्राय उस काव्य से है जो संदर्भ आदि बाह्य उपकरणों से मुक्त होकर स्वयं रस पेशल होता है। इसके समझने के लिए बाहरी सामग्री की अपेक्षा नहीं होती। संस्कृत के मुक्तक पूर्ण रस भरे बोधकों के समान है, जिसकी आस्वाद मात्र से सरहृदयों का हृदय सद्य परिचित हो जाता है। संस्कृत की मुक्तक पूर्ण रस भरे बोधकों के समान है, जिसकी आस्वाद मात्र से सहृदयों का हृदय सद्य परिचित हो जाता है। जो आलोचकों की रस की पुष्टि के लिए प्रबंध काव्य को ही उत्तम साधन समझते हैं, उन्हें आनस वर्धन की यह उक्ति इस प्रकार है। मुक्त के फूल प्रबंधे फू इव रस बंधा भिनिवेशिना कवियो दृश्यन्ते। मुक्त काव्य के सुंदर उदाहरण भर्तहरि तथा अमरूप के शतक हैं। प्रबंधात्मक गीत काव्य की दृष्टांत कालिदास का मेघदूत तथा उसी के अनुकरण पर लिखे गए संदेश काव्य है। गीत काव्यों में मधुर पदावली के साथ संगीतमय छंदों का भी प्रयोग किया गया है। वर्णन विशेषकर श्रृंगार, नीति, वैराग्य तथा प्राकृतिक हृदयों की हैं। वैशिष्ट रमणी का सौंदर्य इन काव्यों में जितनी सुंदरता तथा स्वाभाविकता के साथ प्रस्फुटित हो पाया है, उतना अन्यत्र मिलना दुर्लभ सा प्रतीत हो रहा है। नारी के हृदय तथा रूप छटा की रंगीन चित्र किस रसिक के हृदय में प्रमोद की सरिता नहीं बहाती। श्रृंगार की भिन्न भिन्न अवस्था का मार्मिक चित्रण इस काव्य की महती विशेषता है। इन गीत काव्यों के अध्ययन से तो नारी प्रेम की उदात्तता तथा विशुद्धता का ही परिचय हमें प्राप्त होता है। प्रकृति चित्रण का भी इनमें प्रमुख स्थान है। बाह्य प्रकृति तथा अंत प्रकृति इन दोनों का परस्पर प्रभाव बड़ी सजीवता के साथ दर्शाया गया है। मुक्तकों के दो प्रधान भेद किए जा सकते हैं, लौकिक तथा धार्मिक। लौकिक मुक्तक लोक के नाना विषयों के विधान से संबंध रखता है। धार्मिक मुक्तक स्रोत विशिष्ट देवता की स्तुति से संबंध रहते हैं। जो लौकिक गीत काव्य जैसे मेघदूत
संस्कृत के गीत काव्यों का आदिम ग्रंथ महाकवि कालिदास का मेघदूत है, जिसमें धनपत कुबेर के हिसाब से निर्वासित एक बिरही यक्ष की मनोव्यथा का मार्मिक चित्रण है। मेघदूत कालिदास के नृत्य प्रकृति तथा वाद्य प्रकृति के सूक्ष्म निरीक्षण का भव्य भंडार है। यहाँ वाद्य प्रकृति को जो प्रधानता मिली है वह संस्कृत के अन्य किसी काव्य में नहीं। पूर्व में तो यहाँ से वहाँ तक प्रकृति की ही एक मनोहर झांकी का भारत भूमि के स्वरूप का ही मधुर ध्यान है। प्राकृतिक दृश्यों में विज्ञान सम्मत तथ्यों का भी पर्याप्त सन्निवेश है। यक्ष तथा उसकी प्रेयसी की विरहावस्था का वर्णन कर कवि ने मानव हृदय का मार्मी मनोहर चित्र उपस्थित किया है। मेघदूत वस्तुतः विरह पीड़ित उत्कंठित हृदय की मर्म भरी वेदना है, जिसकी प्रत्येक पद में प्रेम की विह्वलता, विवशता तथा विकलता अपने को अभिव्यक्त कर रही है। पूर्व में वाद्य प्रकृति का मनोहर चित्र है, तो उत्तर में अंत प्रकृति का अनुभव पर प्रतिष्ठित अविराम वर्णन है। तो समीक्षा मेघदूत संस्कृत साहित्य का वह जाज्वल्यमान हीरक है, जिसकी प्रभा समय के प्रवाह से और भी अधिक बढ़ती जाती है। वह बड़ी ही मंगलमयी घड़ी थी जब महाकवि कालिदास ने इस अमर काव्य ग्रंथ की रचना की। वाद्य प्रकृति की मनोहर झांकी प्रस्तुत करने में तथा अंतःस्थल में संतत उदय लेने वाले भावों को चित्रण में वह काव्य अपनी तुलना नहीं रखता। किसी विरह विधुरा प्रेयसी के पास मेघ को प्रेम का संदेश वाहक दूत बनाकर भेजने की कल्पना ही विश्व के साहित्य में अपूर्व कोमल तथा हृदयावर्जक है। वाल्मीकि रामायण में अशोक वाटिका में रावण के द्वारा अपहृत जनक नंदिनी के पास हनुमान को दूत बनाकर भेजना तथा महाभारत में हंस के द्वारा दमयंती के हृदय में राजा नल के प्रति प्रणय भाव के प्रादुर्भाव की कथा अवश्यमेव कालिदास से प्राचीनतर है, परंतु इनमें चेतन पदार्थों से ही द्योत्य कार्य की सम्मति दिख पड़ती है। किंतु किसी अचेतन वस्तु को प्रेम प्रसंग में द्योत्य कर्म के लिए भेजना तथा प्रणय में गाढ़ उत्कंठादित एक की सद्य अभिव्यक्ति रचना सचमुच एक प्रतिभा संपन्न कवि की मौलिक कल्पना है। ऐसे प्रसंग की गूढ़ अभिव्यंजना की ओर लक्ष्य न करके संस्कृत के आदि अलंकारिक भामा ने इसे अलोक्तिमत दोष के नाम से अभिहित किया है। उनका तर्क है कि मेघ, शुक्र, चंद्र आदि पदार्थों को दूत बनाकर भेजना इसीलिए युक्त रहित है कि इनमें से कुछ पदार्थों की वाक्य शक्ति ही नहीं है, अवाचक कुछ ही वाणी नितांत अव्यक्त है, जिससे वे अपने संदेश को दूसरे से स्पष्टतया प्रकट नहीं कर सकती। अव्यक्त वाचक तथा कुछ दूर देशों में विचरण करने वाले है। दूर देश विचारिणः फलतः इन्हें दूत बनाकर भेजना युक्तिहीन नहीं तो क्या है।
अवाचु अव्यक्वासश्च धूर्देश विचारिणः कथम द्युत्यम पपद्येर्नीति युक्तया न युज्यते भामः काव्यालंकार। इस प्रकार की विपरीत आलोचना का खंडन कालिदास ने बड़ी भावुकता के साथ पहले ही कर दिया है। कामार्था ही प्रकृति कृपणा चेतना चेतनेषु। काम से पीड़ित प्राणी चेतन तथा अचेतन के झमेले में नहीं पड़ता। वह तो उत्सुकता तथा उत्कंठा का शिकार बना रहता है, परंतु किसी भी मेघ के दूत बनाने में सुंदर युक्त की सत्ता है। मेघ तो सूखते हुए पौधों को जल से सींचकर झरने से बचाता है, और यहाँ तो एक जीता प्राणी विरह के मारे अधमारा बना हुआ सिसक रहा है। वह और भी किसी धन कुबेर के क्रोध का भाजन बना हुआ प्रेयसी की वियुक्त होकर जीवन यापन कर रहा है। धनपति क्रोध विश्लेषितस्य फलतः यह विशेष रूप से मेघ की दया का पात्र है, अनुकंपा का भाजन है। कालिदास की इस समर्थन की ओर भामह ने स्वयं अपना सिर झुकाया है और सुमेधा के द्वारा प्रयुक्त होने के कारण इस कल्पना को ग्राह्य तथा अनुकरणीय माना है। यदि चेतकंठया यदत् उन्मत इव भाखते तथा भवुत भूमनेदम सुमेधोभिः प्रयुज्यते भामः। नई नई शताब्दियों में प्रेरणा तथा स्फुरित प्रदान करना कार्य की महत्ता का स्पष्ट सूचक होता है, और इस कसौटी पर कसने के मेघदूत का संस्कृत साहित्य में एक नवीन काव्य प्रकार का उद्भावना का श्रेय प्राप्त है, जो संदेश काव्य के नाम से प्रख्यात है। सर्वप्रथम महाकवि भवभूति ने अपने मालती माधव में माधव के द्वारा मालती के समीप मेघ को दूत बनाकर भेजने की कल्पना का अनुसरण किया है। दोनों पद मांदाक्रांता वृत्त में ही उपन्यस्त है। भवभूत के बाद एक शताब्दी के भीतर ही हम जैन कवियों को मेघदूत के प्रति विशेषतः आकृष्ट होते हैं। विक्रम कवि रचित नेमी दूत, जिसमें 22वें तीर्थंकर नेमिनाथ तथा राजीमती का चरित्र मेघदूत के अंतिम चरण के पादपूर्ति रूप में है। शीलदूत बृहत पागछी चरित्र सुंदर गणि के द्वारा में रचित हुआ है। चंद्रदूत खरतग गच्छीय कवि विमल कीर्ति की विक्रमी की रचना है। कवि ने इसमें 141 श्लोकों में चंद्र को शत्रुंजय जाकर ऋभव वेद की वेदना के लिए निमित्त भेजा है। मेघदूत समस्या लेख उपाध्याय मेघ विजय की 130 श्लोकों में रचना है, जिसमें कवि ने मेघ के द्वारा गच्छाधिपति विजय प्रभु सूर्य के पास विज्ञप्ति
भेजी है। चेतोदूत किसी अज्ञात जैनाचार की रचना में, जिसमें चित्त को दूत बनाकर गुरु के पास विज्ञप्ति प्रेषण किया है। संदेश काव्य क्या दूत काव्य क्या मेघदूत की शैली पर निबद्ध दूत काव्यों में सबसे पुराना काव्य ध्रुवी का पवन दूत ही अब तक समझा जाता था, परंतु जम्बू कवि का चंद्रदूत इसकी प्राचीनता प्रतीत होता है। चंद्रदूत अभी तक अधूरा ही मिलता है। इसकी 23 पदियों में से 14 में पद के बाद का ग्रंथ सर्वथा त्रुटि है, परंतु ऐतिहासिक दृष्टि से ग्रंथ की निजी विशेषता है। फलतः जम्बू कवि का काल दशम शती का उत्तरार्ध निश्चय रूप से सिद्ध होता है। इस प्रकार यही काव्य का प्रथम द्रुत काव्य होने का गौरव धारण करता है। एक मिनट और लो लिया। हंसदूत लिखने वाले कवियों में कतिपय महनी भक्तों का प्रकांड पंडितों के नामों की गणना की जा सकती है। वेंकटेश नाथ का हंस संदेश रामानुज संप्रदाय के प्रौढ़ दार्शनिक वेंकटनाथ के जनक नंदिनी के पास रामचंद्र के द्वारा हंस को संदेश वाहक बनाकर भेजा है। इस माल्यवान पर्वत से अपनी यात्रा आरंभ कर सिंघल तक जाता है और मार्ग में आने वाले प्रसिद्ध तीर्थ स्थानों का दर्शन भी करता जाता है। स्वभावतः दक्षिण के वैष्णव तीर्थों का विवरण विशेष है। ग्रंथ पर्याप्त रूप से प्रौढ़ से संपन्न है। अनेक आलोचकों ने इसे दार्शनिक सिद्धांतों का खोज निकाला है। प्रिय छात्रों, अनिवार्य प्रथम पर संस्कृत वाङ्मय का इतिहास शास्त्रीय तृतीय खंड में आज का विषय गीत काव्य पर हुआ है। बहुत महत्वपूर्ण ये सब पूछे जाते हैं।